हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह मार्च 30 2023 का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। ह्यूमन लाइफ अबव ऑल इसका टाइटल है। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए एक नए कानून पे, जिसका नाम है राइट टू हेल्थ। और कैसे इस कानून की वजह से राजस्थान के सारे डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनके हॉस्पिटल्स और दुकान बंद हो जाएगी, भारी भरकम बिल जो हैं बनने बंद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारा आर्टिकल। आज का क्विज देख लो। सिर्फ इसको ट्रांसलेट नहीं करना है, मैं हर बार आपसे कहता हूँ, ट्रांसलेशन के साथ में और भी एस्पेक्ट्स हैं इंग्लिश के जिनको आपको ध्यान देना है। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, नीचे आपको ग्रामर वोकैब के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो चीज़ें आपसे शेयर की जाएं ड्यूरिंग द क्लास, सभी को क्लास के लास्ट में इस क्विज पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ क्विज के। आइए कुछ नया सीख। ऑलराइट, कह रहे जी ह्यूमन लाइफ अबव ऑल। ह्यूमन लाइफ आप जानते हैं इंसानी ज़िंदगी, और अबव ऑल एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब है सब चीज़ों से ऊपर। आर्टिकल का टाइटल यही है कि इंसान की ज़िंदगी सब चीज़ों से ऊपर होनी चाहिए। किसी का स्वार्थ, किसी का पेशा या किसी का पैसा कमाने का जुनून जो है इंसानी ज़िंदगी के आगे, ठीक है ना, उस जुनून को आपको कंट्रोल करना चाहिए, है ना। इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बात उसी की हो रही है ऑन द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट एंड द स्टैंड ऑफ डॉक्टर्स। बात की जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट के एक नए कानून की जिसका नाम है राइट टू हेल्थ एक्ट। और बात की जा रही है स्टांस की, पोजीशन की, उस मुद्रा की जो वहाँ के डॉक्टर्स ने ले रखी है इस एक्ट को लेकर के। स्टांस का मतलब आप समझते हैं ना, किसी चीज़ को लेके आपकी जो पोजीशन होती है, या तो आप उसको सपोर्ट करेंगे या उसको अपोज करेंगे या न्यूट्रल रहेंगे। तो डॉक्टर्स की ऑपोजिशन वाला स्टांस जो है इस एक्ट के सामने दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सभी हड़ताल पे बैठे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ऑपोजिशन ऑफ डॉक्टर्स टू द राइट टू हेल्थ कम्स फ्रॉम बेसलेस मिसगिविंग्स। कह रहा है जो भी ऑपोजिशन है, जो भी प्रतिरोध है, विरोध है राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स का, खास करके प्राइवेट डॉक्टर्स का, और किसके लिए, राइट टू हेल्थ जो है इस एक्ट के लिए, जिस नए कानून को राजस्थान की गवर्नमेंट लगाना चाहती है। कह रहा है ये ऑपोजिशन जो है ना, ये आता है, कम्स होता है, और कहाँ से, ऐसी गलत फहमियों से, ऐसी मिसगिविंग से, एप्रीहेंशन से जो बेसलेस हैं, जिनका कोई बेस नहीं है, जो समझ गए ना, बिना किसी बेस की हैं। तो ये सारी ऑपोजिशन जो है डॉक्टर्स की ख़त्म हो सकती हैं अगर डॉक्टर्स को समझाया जाए प्यार से बिठा करके कि आप जैसा सोच रहे हो, जो मिसगिविंग्स और एप्रीहेंशन लेके बैठे हो, वो सभी गलत है। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा इस एक्ट की वजह से। आगे बात समझ में। ऑपोजिशन आपका सब्जेक्ट है, कम्स इसकी वर्ब है। मिसगिविंग मतलब गलत फहमी, एप्रीहेंशन, डिस्ट्रस्ट या डाउट भी इसको बोल सकते हैं, है ना। किसी चीज़ को लेकर के अपने को हो जाती है ना कभी कभी। बेसलेस हर वो चीज़ है जिसका कोई बेस नहीं है। इसको अनग्राउंडेड, अनफाउंडेड या ग्राउंडलेस भी बोल सकते हैं। आपने मन में सोच रखा है लेकिन कोई लॉजिक नहीं है उस चीज़ के पीछे, तो आपकी सोच बेसलेस हुई, है ना, क्योंकि आपको लगा तो आपने सोच लिया, कोई आधार नहीं होगा तो बेसलेस। चलिए इन वर्ड्स पे मैं इसीलिए जोर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाकू वाले वर्ड्स नहीं है, पढ़ाई वाले, किताबों वाले। इनको आप अपनी रूटीन लाइफ में इंटीग्रेट करें, आधी वोकैब यहीं से रेडी हो जाएगी। अगली बार गलतफहमी वर्ड की जगह किसी से बात करें तो मिस गिविंग वर्ड को यूज़ करें, है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल की सारी वोकैब आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें, और उसी के साथ में एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें इस क्लास को, अगर ये क्लास कुछ वैल्यू एडिशन आपकी पढ़ाई में करती है ना। मेरी कोशिश यही होती है कि 4-5 घंटे की पढ़ाई मैं करवा दूं आपको आधे पौने घंटे में चीज़ों को रेडी करके। नवरात्रि के मौके पे टेक्स्ट बुक पास पे एक इम्पॉसिबल सी सेल लगी हुई है। 1 साल का मॉक टेस्ट पास आपको मिल रहा है 2 साल की वैलिडिटी के साथ पे 251 के अट्रैक्टिव प्राइस पे। तो जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने प्रीवियस सेल्स को मिस कर दिया है और मॉक टेस्ट पास चाहते हैं, आप फ़ायदा ले सकते हैं इस सेल का। 1 ईयर पास के अंदर आपको क्या मिलता है, सारे एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट्स के, रेलवेज़ के, डिफेंस के, इनका एक सिंगल पास मिलता है। 70,000 मॉक टेस्ट होते हैं, तकरीबन 650 एग्जाम्स के। अलग अलग आपको मॉक टेस्ट नहीं लेना पड़ेगा, एक ही पास में सभी की तैयारी कर सकते हैं। और नए पैटर्न के मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे सभी एग्जाम्स के, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। आज की ये सेल है, 2 साल का पास मिल रहा है आपको 1 साल के प्राइस में। 265 आपको इसका प्राइस दिखाएगा, लेकिन ये प्राइस भी फाइनल नहीं है। अगर आप कोड लगाते हैं YT10, जैसे इस कोड को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, 2 साल का पास आपको मिल जाएगा कितने में, 251 रुपीज़ में। कोड लगाना ना भूलें YT10 को, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है। अगर पास चाहिए था देन दिस इज द राइट टाइम टू बाय अ पास। आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। आज बिविल्डर से शुरू करेंगे और 6 वर्ड्स हैं अपने पास, 5 येरे और 1 इनकम्बेंट, ठीक है।
तीन चार पुराने हैं और एक दो नए हैं। बिविल्डर का मतलब होता है किसी को कंफ्यूज करना, किसी को चकरा देना, है ना। कोई ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊं जो आपको आधी समझ में आए, आधी समझ में ना आए, और आप खुद कंफ्यूज हो जाएं, जो आपको आता हो वो भी भूल जाएं, है ना। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बिविल्डर करना। टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग विद अ बिविल्डरिंग पेस। तकनीक डेवलप कर रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है एक चकरा देने वाली रफ्तार के साथ, है ना, बिविल्डरिंग पेस के साथ। बैफल, कन्फाउंड, परप्लेक्स, पजल, बेम्यूज सभी इसके सिनोनिम हैं। आज ये कन्फाउंड नाम का जो है वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। बिविल्डर और कन्फाउंड एक ही बात है। कन्फाउंड का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में 10% कन्फ्यूजन थी, लेकिन मैंने बात की आपसे और आपके दिमाग में 50% कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन को बढ़ा देना कहलाता है कन्फाउंड करना किसी चीज़ को लेकर के। अगला वर्ड है स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही अनप्लेजेंटली लाउड, बहुत तेज, कानों को चकरा देने वाला, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो आपको सुनने को मिले, जैसे कोई ऐसा म्यूजिक हो, कोई ऐसा सॉन्ग हो, या बाहर शोर मच रहा हो, तो आप बोल सकते हैं स्ट्राइडेंट नॉइज़ था, स्ट्राइडेंट म्यूजिक था, स्ट्राइडेंट जो भी चीज़ थी। स्ट्राइडेंट को, कानों को बहरा करने वाले को इन वर्ड से भी बताया जाता है। वेहमेंट, वॉसिफेरस, कैकोफोनस, क्लैमरस सभी वर्ड्स आप बार बार आर्टिकल्स में देखते हैं। क्लासेज अगर रेगुलर देख रहे हो तो ये सारे वर्ड्स आप एक एक दो दो बार देख चुके हो, है ना। आज आप दोनों वर्ड्स आर्टिकल में देखेंगे, स्ट्राइडेंट भी देखेंगे और वेहमेंट भी देखेंगे। वेहमेंट में जोर, जो अनप्लेजेंट होने से ज़्यादा, शोर होने से ज़्यादा वेहमेंट के अंदर होता है उत्साह, है ना, फियर्सनेस। इसको कैसे बोला, जोश होता है ना, जोश, जोश वाली जो शोर होता है ना उसको बोलते हैं वेहमेंट। और जो जिसमें कानों को चकराने वाला हो, एकदम कानों को खराब करने वाला हो, वो होता है स्ट्राइडेंट। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों वर्ड्स में। द गवर्नमेंट हैज़ फेस्ड स्ट्राइडेंट और वेहमेंट क्रिटिसिज्म और द 3 फार्म बिल्स। सरकार ने फेस किया है कानों को बहरा कर देने वाला क्रिटिसिज्म, बहुत जोरों का आलोचना, तीनों फार्म बिलों पे, तीनों कानूनी कृषि कानूनों पे। चलिए अगला वर्ड है अनफाउंडेड। ये वर्ड मैंने आपको भी करवाया ही था। जिसका कोई फाउंडेशन नहीं, जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई बेस नहीं, अंग्रेजी में कहलाएगा अनफाउंडेड या बेसलेस। इसको अनग्राउंडेड, अनवेरीफाइड, अनजस्टिफाइड, अनसब्सटेंशिएटेड ऐसे वर्ड से भी बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रशियन गवर्नमेंट ऑल एक्विजिशन ऑन इट्स मिलिट्री आर अनफाउंडेड। रशिया की सरकार के हिसाब से जो भी एक्विजिशन इसकी फ़ौजों पे लगे हैं, इसकी मिलिट्री पे लगे हैं, वो सभी बेसलेस हैं, बिना आधार के, हैं ना, ऐसे लगा दिए हैं जो वेस्ट ने। चलिए अगला वर्ड है रिकम्पेंस। रिकम्पेंस एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। इन वर्ड्स पे खास ध्यान दिया करो जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म चेंज नहीं हो रही। नाउन फॉर्म में रिकम्पेंस का मतलब होता है हर जाना, कंपेंसेशन। वर्ब फॉर्म में रिकम्पेंस का मतलब होता है हर जाना, देना, कंपेंसेशन, देना। समझ पा रहे हो ना, हर जाना और हर जाना देना दो अलग अलग चीज़ें है ना। तो दोनों तरीके से रिकम्पेंस वर्ड जो है यूज़ कर पाएंगे। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस टू द पैसेंजर्स फॉर कैंसलिंग द फ्लाइट। एयरलाइन जो है उसको रिकम्पेंस करना पड़ेगा, हर जाना देना पड़ेगा पैसेंजर्स को फ्लाइट को कैंसिल करने के लिए। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, कंपेंस जो है रिकम्पेंस, कंपेंसेशन भी देखेंगे और रिकम्पेंस भी देखेंगे, दोनों वर्ड्स आएंगे। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड आज का एक्सपोजिशन। क्या हो रहा है यार ये, चलो कोई बात नहीं। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड पोजिशन। ये वर्ड याद करना बहुत आसान है। पोजीशन प्लस में एक्सप्लेन्ड। किसी भी मामले पे आपकी जो एक्सप्लेन्ड पोजीशन है, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वही एक्सपोजिशन कहलाती है। याद रह जाएगा ना, एक्सप्लेन्ड पोजीशन ऑन अ मैटर इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। द CEO ऑफ द अडानी ग्रुप गेव हिज डिटेल्ड एक्सपोजिशन ऑन द एलिगेशन ऑफ द फ्रॉड बाय हिंडनबर्ग रिसर्च। अडानी ग्रुप के CEO ने दे दी अपनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या एक्सपोजिशन उन एलिगेशंस पे, उन आरोपों पे जो लगाए गए थे फ्रॉड के हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लिकेशन, अकाउंट सभी इसके सिनोनिम है। अकाउंट का मतलब होता है ब्यौरा, है ना, किसी चीज़ का ब्यौरा। चलिए आज का लास्ट वर्ड है अपने पास इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट वर्ड के दो मीनिंग है। जैसे राजस्थान में अभी CM है मिस्टर अशोक गहलोत और भारत के भी PM है श्री नरेंद्र मोदी। तो भारत के इनकम्बेंट PM है नरेंद्र मोदी, राजस्थान के इनकम्बेंट CM है अशोक गहलोत। बात समझ पा रहे हो? ऐसा आदमी जो पावर या पोजीशन में बैठा है किसी भी जगह पे, वो वहाँ पे इनकम्बेंट कहलाता है। और ये CM PM की बात नहीं है, कहीं की भी बात कर सकते हो। फैक्ट्री का मैनेजर भी इनकम्बेंट हो सकता है ना, आज ये है तो कल वो है। तो इनकम्बेंट का पहला मीनिंग है जो आदमी पावर या पोजीशन पे बैठा है किसी भी जगह पे। द इनकम्बेंट CM हैड टू रिजाइन। कुर्सी पे बैठे हुए चीफ मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना पड़ा। यहाँ पे इनकम्बेंट जो है उसी की बात कर रहा है, जो समझ गए ना आप, कुर्सी पे बैठेगी। अब देखो इनकम्बेंट का एक और मीनिंग है, अगर इसके बाद ऑन या अपॉन लग जाए तो इसका मतलब हो जाता है नेसेसरी ड्यूटी। कैसे बनेगा ये? इट इज़ इनकम्बेंट ऑन या अपॉन द जुडिशरी टू डिलीवर जस्टिस टू द इनोसेंट्स।
ये नेसेसरी ड्यूटी है, ये ज़रूरी फ़र्ज है न्यायपालिका का, जुडिशरी का, कि वो डिलीवर करे, ला करके दे न्याय को सभी इनोसेंट्स को, सभी के सभी निर्दोष लोगों को। इनकम्बेंट के बाद में ऑन या अपॉन लगे तो कान खड़े हो जाने चाहिए आपके। इसका स्पेशल मीनिंग यूज़ हो रहा है और आज के आर्टिकल में होगा भी। डिटेल में समझा दिया है एक एक वर्ड को। क्लास में रेगुलर रहो, ये चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ रेगुलरिटी मांगती हैं। खुद से आर्टिकल पहले पढ़ने की कोशिश किया करो सुबह में, है ना। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो PDF। शाम में क्लास आती है, वहाँ पे जाके चेक कर लिया करो क्या आपने जो कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई। अब जल्दी से एक समरी देते हैं आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखो समरी ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया है जिसका नाम है राइट टू हेल्थ। और इस कानून का फ़ायदा ये है, अगर इमरजेंसी में आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ रात बेरात और जाके बोले कि मुझे मेरा इलाज करवाना है ना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी छाती में जो है दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक आया है या एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी टाइप ऑफ इमरजेंसी हो, तो उस हॉस्पिटल वाले को, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, आपका इलाज करना है। और अगर आप पैसा देने में समर्थ नहीं है तो वो हॉस्पिटल वाला सरकार से कंपनसेशन ले लेगा, आपके नाम का पैसा सरकार उस हॉस्पिटल को देगी। तो एक पॉपुलर स्कीम है, लोगों के लिए बड़ी अच्छी स्कीम है। लेकिन जैसे ये कानून आया, सारे हॉस्पिटल वाले और डॉक्टर्स बैठ गए हड़ताल पे। अब इसके दो रीजंस हैं, एक रीज़न तो इसमें दिया हुआ है, दूसरा मैं आपको वैसे जोड़ के बता देता हूँ जो आप न्यूज़ में पढ़ोगे। पहला रीज़न ये है कि डॉक्टर्स को लगता है डर कि हमारे कहीं पैसे रुक ना जाएं, सरकार कहीं देने से मना ना कर दे। ठीक है, हमने तो इलाज कर दिया, बाद में सरकार ने बोला दीदी देंगे देंगे ऐसा करके हमें कोई टाले ना। दूसरा इनका ये डर है कि कहीं इस बहाने सरकार हमारे काम में दखल अंदाजी ना करने लगे। रोज़ रोज़ सरकार को कोई आदमी आकर के हमारे जो है देखने लगे कि कितने बिल काट रहे हैं, किसको कितना पैसा दे रहे हैं, कहाँ से कितना पैसा ले रहे हैं। और तीसरा जो इसमें लिखा नहीं हुआ वो ये रीज़न है, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो लाखों का बिल बना देते हैं 1.5 दिन की ट्रीटमेंट में, उन बड़े हॉस्पिटल्स को ये डर है कि हमारी जो नाजायजी है ना अब ये बंद हो जाएगी। सरकार कभी भी 1.5 लाख रुपया नहीं देगी 1 घंटे की ट्रीटमेंट का। अभी तो हम ले लेते थे, अब नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से डॉक्टर्स बैठे हैं सड़कों पे अपने हॉस्पिटल बंद करके। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि डॉक्टर्स को इंसानी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, गरीब देश है, ऐसे कानून की हमें ज़रूरत है, लॉज की। आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठना है और जो मिसगिविंग्स है उनको सरकार के साथ शेयर करना है। आपकी सारी मिसगिविंग सरकार अगर दूर कर देती है तो इस एक्ट में आपके लिए विरोध करने जैसा कुछ भी नहीं है। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है इस एक्ट को कितना ये सही है। शुरू करें। कह रहा है इट इज़ कन्फाउंडिंग हाउ समथिंग दैट इज स्ट्राइडेंटली गुड इन एथिकल एंड लीगल टर्म्स कैन रन इनटू अ वॉल ऑफ अपोजिशन बिल्ट ऑन नैरो प्रोफेशनल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये। कह रहा है ये चीज़ कन्फाउंड करने वाली है, पजल करने वाली है, कन्फ्यूजन को बढ़ा देने वाली है, चकरा देने वाली है। क्या वही कि कैसे समथिंग एक ऐसी चीज़ जो कि स्ट्राइडेंटली गुड है, जो कि चिल्ला चिल्ला के अपनी गुडनेस को बता रही है, दूर से ही साफ तौर पे आपको दिखा रही है कि मैं बड़ी अच्छी हूँ। कह रहा है ऐसी चीज़ जो है ना, जो गुड है लीगल और एथिकल टर्म्स में, उन टर्म्स में जो कानूनी है और मॉरल है ना, एथिकल यानी नैतिक, दोनों ही तरीके से अच्छी है। कह रहा है ऐसी चीज़ रन इनटू कर सकती है एक वॉल में, ऐसी चीज़ जा भिड़ सकती है एक ऑपोजिशन की दीवार में, वॉल ऑफ ऑपोजिशन। और ये दीवार कौन सी है भाई? ये वही दीवार है जो स्वार्थ पे टिकी है, दीवार बिल्ट ऑन नैरो प्रोफेशनलिज्म एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। ऐसी दीवार जो संकरे प्रोफेशनल पे और कमर्शियल इंटरेस्ट पे टिकी है, आपकी खुद की कमर्शियल भलाई और स्वार्थ पे टिकी है। ठीक है, आपके प्रोफेशनल और कमर्शियल इंटरेस्ट हैं डॉक्टर्स के। समझ आ गया ना सेंटेंस? थोड़ा सा अच्छे लेवल का सेंटेंस है, समझा दिया मैंने आपको तोड़ के। स्ट्रक्चर देख लो इसकी। इट की वर्ब है, इट की वर्ब है इज, समथिंग की वर्ब है कैन रन इनटू अ वॉल ऑफ। रन इनटू अ वॉल ऑफ समथिंग मतलब आप भाग रहे हो और सामने दीवार आ गई, वहीं रुक जाओगे ना आप। वैसे ही तो ये बिल भाग रहा था, भागते भागते रुक गया, दीवार में जाके अटक गया, ऑपोजिशन की दीवार में, है ना। स्ट्राइडेंटली मतलब बहुत ही कानों को बहरा कर देने वाला, बहुत जोरों का। तो ये चीज़ जो है ना चिल्ला चिल्ला के बता रही है मैं बड़ी अच्छी चीज़ हूँ, देश के लोगों के हित में आऊँगी, लीगल और एथिकल टर्म्स में भी मैं सही हूँ, फिर भी डॉक्टर्स इसको देने से मना कर रहे हैं। इट की वर्ब है इज, समथिंग की वर्ब है कैन रन इनटू वॉल ऑफ, दैट की वर्ब है इज, दैट आया है समथिंग के लिए, समथिंग के लिए, समथिंग सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। स्ट्राइडेंटली यहाँ पे एक एडवर्ब है, गुड नाम के एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज इन द केस ऑफ राइट टू हेल्थ एक्ट दैट वॉज पास्ड इन राजस्थान लास्ट वीक एंड द अनप्रेसिडेंटेड kerfuffle that followed with doctors in the state vehemently protesting what they called a draconian law। कह रहा है कि अगर इस केस में देखें एज इन द केस ऑफ राइट टू हेल्थ एक्ट, ये जो ऊपर वाली हमने बात बोली है ना, ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि इस केस में है एज इन दिस एक्ट। कौन सा केस भाई? जिसको पास किया गया था राजस्थान की सरकार के द्वारा पिछले ही हफ्ते, लास्ट वीक।
और जो अनप्रेसिडेंटेड कर्फफल है, ये नया सा वर्ड होगा आपके लिए, बहुत कम आता है राइटिंग में ही आता है, बोलने में तो बिल्कुल नहीं आएगा। कर्फफल का मतलब होता है कर्फफल, है ना, इसका मतलब होता है हो अल्लाह, हंगामा, डिसरप्शन, टर्मोइल। और अनप्रेसिडेंटेड आप जानते हैं, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो कह रहा है वो जो बिल जो पास किया गया था राजस्थान में, और वो अभूतपूर्व हो हल्ला कर्फफल जो फॉलो किया इस बिल के बाद में, जो पीछे पीछे आया। और ये कैसे आया? ये आया जी साथ ही डॉक्टर्स के इस स्टेट में, राजस्थान में, जोरों शोरों से वेहेमेंटली प्रोटेस्ट करने के, अपोजिशन करने के एक ऐसी चीज़ के सामने वट, जिसको उन्होंने बुलाया एक तानाशाही कानून, ड्रैकोनियन लॉ। तो डॉक्टर बोल रहे हैं तो तानाशाही कानून है, जनता के हक में नहीं है, ये हमारा भी नुकसान करेगा, जनता का भी नुकसान करेगा, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। चलिए एक्ट के लिए आया दैट की वर्ब है वॉज पास्ट, पैसिव वॉइस लगा हुआ है पास्ट टेंस में। क्यों पास्ट टेंस में? क्योंकि सर आपको लास्ट वीक एडवर्ब ऑफ पास्ट दे दिया गया है। जहाँ भी ये मिल जाए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, चाहे 1 मिनट पुराना टाइम हो, अगर पुराना टाइम आपको मिल जाए सेंटेंस में, तो आप पास्ट टेंस को यूज़ करें, प्रेजेंट टेंस को यूज़ नहीं कर सकते। अगर गलती करनी होगी तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैज़ बीन पास्ट, प्रेजेंट टेंस लगाऊंगा, गलत हो जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, ऐसी चीज़ जो कि मैचलेस हो। ये नया वर्ड है आपके लिए, ज़्यादा ध्यान मत दो इस पर, बहुत कम आएगा ये। डिसऑर्डर या हु अल्ले के लिए यूज़ होता है। कर्फफल के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है फॉलोड। वेहेमेंटली मतलब जोरों शोरों से, स्टाइडेंटली, फियर्सली, एंग्रीली, है ना, विगरसली। दे की वर्ब है कॉल्ड, दे आया डॉक्टर्स के लिए। ड्रैकोनियन का मतलब होता है तानाशाही या ऑटोक्रेटिक, ड्रैकोनियन। कह रहा है द राइट टू हेल्थ इज इन सिंक विद द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कह रहा है ये जो राइट टू हेल्थ सरकार लेके आई है राजस्थान की, ये बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन में है, बिल्कुल उसी आधार पे है, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे अलाइंड है। और किसके साथ? संवैधानिक गारंटी के साथ में, जो है जीवन के अधिकार की, राइट टू लाइफ की, और दूसरे कई कंपोनेंट्स के साथ में भी, जो हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, नीति निर्देशक तत्वों के। आगे बात समझ में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल जानते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है। इन दोनों के साथ राजस्थान गवर्नमेंट का ये कानून भी सिंक विद है, सिंक्रोनाइजेशन में है, एग्रीमेंट में है। राइट टू हेल्थ की वर्ब है इस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सिंक विद होना मतलब किसी चीज़ के हिसाब से होना, उसके एग्रीमेंट में होना। अब ये है क्या ये लॉ? दैट नो पर्सन सीकिंग हेल्थ केयर शुड बी डिनाइड इट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी इज एन एक्सेप्टेबल प्रोविसो। कह रहे जी इस कानून की आत्मा यही है दैट की कोई भी आदमी जो सीख कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो पाने की हेल्थ केयर को, अपनी हेल्थ के इलाज को, कह रहे उसको डिनाई किया जाना चाहिए, शुड बी डिनाइड इट। और किस पे? इस ग्राउंड पे, इस आधार पे, जो है उपलब्धता यानी एक्सेस का, और अफोर्डेबिलिटी यानी पैसे का। कह रहे कोई भी पर्सन ऐसा ना हो स्टेट में जिसको इन आधारों पे इन चीज़ों को मना किया जाए, इलाज करवाने को मना किया जाए। ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ एन एक्सेप्टेबल प्रोविसो, एक ऐसा प्रोविसो है, एक ऐसी प्रोविज़न है, एक ऐसी कंडीशन या शर्त है जो एक्सेप्टेबल है, सबको मान लेनी चाहिए। तो ये कानून यही तो कह रहा है, गरीब भी हो तो भी आपके पास इलाज करवाने का हक है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, सरकार पैसा देगी प्राइवेट अस्पताल वाले को। तो यही कानून है, इस कानून की आत्मा है। दैट की वर्ब है इज़, नो पर्सन की वर्ब है शुड बी डिनाइड। और कुछ देखने वाला है नहीं। डिनाई करना मतलब मना करना। मैंने आपसे कुछ मांगा, आपने मुझे मना बोल दिया, तो आपने मुझे जो चीज़ मांग रहा था उसको डिनाई कर दिया ना। चलो, कह रहा है द राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2022 एड्रेसेस दीज की इशूज़ ऑफ एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। कह रहा राजस्थान का जो एक्ट है R2H, राइट टू हेल्थ 2022 का, ये एड्रेस करता है, संबोधित करता है, सोल्यूशन लाता है इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पे, के इश्यूज़ पे, जो हैं उपलब्धता और अफोर्डेबिलिटी के। ऐसी हॉस्पिटल जिसमें जाने से आपको डर लगे, जिसके अंदर आपको पैसा देने की ना आपके पास हिम्मत हो, ना आपके पास सामर्थ्य हो, लेकिन इलाज वहीं अच्छा मिलता हो किसी खास बीमारी का, तो अब वहाँ पे एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी आपको मिलेगी। इस एक्ट के अंदर आपको ऐसा इंश्योर किया गया है, ठीक है। R2H हेल्थ की वर्ब है एड्रेसेस। इट सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ राइट्स, equity in relation to health and well-being for achieving the goal of health care for all through guaranteed access to quality health care for all residents of the state without any catastrophic out of pocket expenditure। ऐसे सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। ये सेंटेंस एक्चुअल में इसने क्या है, एक्ट की भाषा जो है ना, उसी भाषा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, और एक्ट की लैंग्वेज ऐसी ही होती है जनरली। कह रहा है जो एक्ट है ना,
ये सीख करता है, कोशिश करता है, और क्या करने की, प्रोवाइड करने की प्रोटेक्शन को, यानी कि सुरक्षा को, और राइट्स के फुलफिलमेंट को, अधिकार की, समझ गए ना, अधिकार की फुलफिलमेंट को, अधिकार आपको मिले, जो भी राइट्स आपको मिले हुए हैं। कह रहा है इन दोनों चीज़ों को देने को सीख करता है। और क्या सीख करता है, बराबरी को, एक्विटी को, और किस रिलेशन में, किस संबंध में, इन रिलेशन टू हेल्थ और वेलबींग के संबंध में, आपके स्वास्थ्य और आपकी भलाई के संबंध में। अच्छा, ये क्यों करता है सारे काम, 4 लगा के बता रहा है, अचीव करने के लिए, पा लेने के लिए, इस गोल को, इस टारगेट को, जो है इलाज का, यानी हेल्थ केयर का, सभी लोगों के लिए, फॉर ऑल। और कैसे पाना है, ये पाना है जरिए, थ्रू, वाया गारंटेड एक्सेस के, गारंटी के साथ में उपलब्धता के, क्वालिटी हेल्थ केयर की, अच्छे इलाज की, सभी रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट के लिए, राजस्थान में सभी लोग जिनका आधार कार्ड या राशन कार्ड बना हुआ है। ठीक है, ये है इस एक्ट की पूरी ऑब्जेक्टिव है। और ये सारा काम कैसे होगा जी, ये सारा काम होगा तो सही, लेकिन होगा बिना किसी कैटास्ट्रॉफिक, तबाही भरे, डिस्ट्रक्टिव, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के, ऐसे खर्चे के जो आपकी जेब से आपको करना है और जो तबाही भरा है आपके और आपके परिवार के लिए। तो कुछ इस तरह की एक्ट की लैंग्वेज है। और देखो, एक्ट की लैंग्वेज को इसने जो है कोट अनकोट में लिखा हुआ है, ये कोमा से कोमा के बीच में देख रहे हो ना, तो एक्ट की भाषा है ये, कि सभी को इलाज मिलेगा, बराबर मिलेगा, अच्छे से अच्छा मिलेगा, और जेब से कोई खर्चा नहीं होगा। दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो कैटास्ट्रॉफिक, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करने की जरूरत आपको नहीं है। इट की वर्ब है सीक्स। एक्ट आया इस एक्ट के लिए, राइट टू हेल्थ एक्ट, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। वेलबींग मतलब आपकी भलाई, आपका वेलफेयर, आपकी प्रोस्पेरिटी। अच्छा, कैटास्ट्रॉफी क्या होता है, समथिंग विच इज़ फुल ऑफ ए कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, कैटास्ट्रॉफिक मतलब तबाही भरा, डिवास्टेटिंग, डिजास्ट्रस, है ना, कैटाक्लिज्मिक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह द लॉ विच ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ सोशल ऑडिट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल गिव्स एवरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट द राइट टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट विदाउट पेइंग अ सिंगल पैसा टू एनी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। इतना ही पढ़ लो, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है अब इस कानून की आपको स्पेसिफिक बताया गया कहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। कह रहा है ये जो लॉ है ना, जो साथ ही साथ प्रोवाइड फॉर करता है, प्रोवाइड फॉर करना, किसी चीज़ का इंतजाम करना, ये कानून जो कि इंतजाम भी करता है सोशल ऑडिट का और ग्रीवांस रिड्रेसल का। सोशल ऑडिट का मतलब सरकार अपनी तरफ से एक ऑडिट करवाएगी इस लॉ के ऊपर हर 2, 5, 10 सालों से, और देखेगी सोसाइटी पे इसका कितना प्रभाव रहा। सोशल ऑडिट इसी को बोलते हैं ना। और ग्रीवांस रिड्रेसल का मतलब है लोगों के ग्रीवेंस, लोगों की कंप्लेंट्स को रिड्रेसल करने का एक मैकेनिज्म भी होगा। इसमें आप शिकायत भी कर सकते हैं कि मुझे यहाँ इलाज नहीं मिला। कह रहा है ये वाला जो लॉ है ना, ये देता है, गिव करता है हर एक रेसिडेंट को, राजस्थान स्टेट के, इस अधिकार को, इस राइट को, जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट का, जो है रातों रात इमरजेंसी के अंदर इलाज का। और कैसे भाई, बिना पे किए एक सिंगल पैसा किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को, किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल को। तो ये है ये लॉ। और क्या करता है भाई, एक तो ये गिव देता है, राइट करता है, गिव्स द राइट करता है। दूसरा काम क्या करता है, एंड स्पेसिफाइज दैट प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस वुड बी कंपनसेटेड फॉर द चार्जेज इनकर्ड फॉर सच ट्रीटमेंट। और ये स्पेसिफाई भी करता है कि प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कंपनसेट किए जाएंगे, उनको पूरा भरपाई मिलेगी, उनको हर्जाना मिलेगा। और किसके लिए, उन चार्जेस के लिए जो इनकर किए गए हैं, जिन चार्जेस को बनाया गया है इस ट्रीटमेंट के लिए। थोड़ा लंबा सेंटेंस है, लेकिन स्ट्रक्चर आपने देख ली। स्ट्रक्चर ये है कि द लॉ गिव्स एवरी रेसिडेंट द राइट, द लॉ स्पेसिफाइज दैट इंस्टीट्यूशन वुड बी कंपनसेटेड। और बीच में क्या लिखा हुआ है, ये लॉ वही है जो कि प्रोवाइड फॉर भी करता है रिड्रेसल के मैकेनिज्म को और सोशल ऑडिट को। ये बीच में एडजेक्टिव क्लोज लगा हुआ है इसी लॉ के लिए। लॉ की 2 वर्ब्स होगी, गिव्स एंड स्पेसिफाइज। विच आया लॉ के लिए, और विच की वर्ब है प्रोवाइड्स फॉर। प्रोवाइड फॉर करना, किसी चीज़ का इंतजाम करना। लॉ सिंगुलर है, इसलिए विच की वर्ब भी सिंगुलर है। रिड्रेस आप समझ गए हैं, किसी चीज़ का सोल्यूशन, एड्रेसल। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वो होते हैं जहाँ पे लोगों की शिकायतों की सुनवाई होती है और सज़ा मिलती है अधिकारियों को जो गलत काम करते हैं, है ना। ग्रीवांस रिड्रेसल। इंस्टीट्यूशंस की वर्ब है वुड बी कंपेंसेटेड। कंपेंसेट करना, रिकम्पेंस करना, हर्जाना देना। इंस्टीट्यूशंस को हर्जाना मिलेगा, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, जो भी वो इलाज करेंगे गरीब लोगों का। चलिए आगे बढ़े, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब डॉक्टर्स की क्या तकलीफ है भाई, क्यों हड़ताल पे बैठे हैं वो। कह रहे द डॉक्टर्स हु केम आउट इन लार्ज नंबर्स टू प्रोटेस्ट द लॉ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जयपुर सेड they were distrustful of the government's promise of recompense for expenses incurred for treating patients during an emergency। कह रहा है वो डॉक्टर्स जो केम आउट हुए, जो बाहर निकले बड़ी मात्रा में, लार्ज नंबर्स में,
प्रोटेस्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए इस कानून को, और कहाँ निकले, सड़कों पे जयपुर की। कह रहा है ये डॉक्टर्स जो है ना, जो ऐसे बाहर आए हैं, इन डॉक्टर्स ने ये कहा कि वो डिसट्रस्टफुल थे, उनको भरोसा नहीं था, है ना। और किस चीज़ को लेकर के ट्रस्ट, किस चीज़ को लेकर नहीं था, सरकार के उस प्रॉमिस को लेकर के जो है हर्जाना दिए जाने का, रिकम्पेंस किए जाने का, उन खर्चों का, जो खर्चे इनकर किए जाएंगे, उठाया जाएगा जिन खर्चों को ट्रीट करने के लिए पेशेंट्स को मुफ्त में एक इमरजेंसी के दौरान। तो इसमें इमरजेंसी के अंदर ही फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। ऐसे नहीं आप चले गए डॉक्टर के पास कि मुझे अंदर रख लो, है ना, 3-4 दिन मुझे अंदर रख लो, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। एक्सीडेंट होगा, कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी, रातों रात जो प्रॉब्लम होती है उसमें फ्री में आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। और डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि हमारे इलाज तो बहुत महंगे हैं, हम एक दिन में 3-4 लाख का बिल भी बना सकते हैं, है ना, इतनी हमें ताकत है, इतना पैसा तो हमें लगता ही नहीं है सरकार दे पाएगी। सच सच बात यही है, मतलब आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी जयपुर में रहता हूँ। डॉक्टर्स की वर्ब है सेट, हु की वर्ब है केम, दे की वर्ब है वर। डिसट्रस्टफुल होना, किसी चीज़ को लेकर के आपको ट्रस्ट ना होना, आपको किसी चीज़ पे शक होना। जिस भी चीज़ के लिए आप डिसट्रस्टफुल होंगे आप ऑफ लगा के बताएंगे, आई एम डिसट्रस्टफुल ऑफ योर कमिटमेंट्स, मैं आपके कमिटमेंट्स पे ट्रस्ट जो है नहीं करता हूँ। रिकम्पेंस आप समझ गए हैं, हर जाने को कंपेंसेशन को बोलते हैं। यहाँ पे कंपेंसेशन, कंपेंस को वर्ब फॉर्म में यूज़ किया गया, वुड बी प्लस में V3, और यहाँ पे रिकम्पेंस वर्ड को नाउन फॉर्म में किया गया ऑफ प्रेपोजिशन के बाद में। कह रहा है जी, टू द चार्ज दैट देर इज़ नो डिटेलिंग ऑफ द प्रोसेस, हेल्थ राइट एक्टिविस्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट इट वुड बी अ फंक्शन ऑफ द रूल्स नॉट द लॉ इटसेल्फ। कह रहा है इस चार्ज के सामने, इस आरोप के सामने, दैट वो ये कि कोई भी प्रोसेस की डिटेलिंग नहीं है। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि हमें पूरी प्रोसेस बताओ, कब हम आपके पास बिल लेके आएँ, कब हमें आप पैसा दोगे। ये जो चार्ज लगा रहे हैं डॉक्टर की, कोई भी प्रोसेस नहीं बताई गई है डिटेल में, बस इलाज तो करवा लेंगे मरीज, हम पैसा कब लेंगे हमें पता ही नहीं है। कह रहे हैं इस चार्ज के सामने हेल्थ राइट एक्टिविस्ट जो हैं, हेल्थ के लिए लड़ने वाले जो एक्टिविस्ट जो हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि ये जो काम है ना, ये फंक्शन है रूल्स का, जो कि एक्ट के बाद में पब्लिश होते हैं, रूल्स का, ना कि इस एक्ट का खुद का। तो कोई भी कानून बनता है तो पहले सरकार एक्ट निकालती है, फिर डिटेल्ड रूल्स निकालती है। तो एक्टिविस्ट यही बोल रहे हैं डॉक्टर्स को कि रूल्स तो आने दो, रूल्स में सब कुछ लिखा होगा, सारी प्रोसेस होगी। अभी तो एक्ट आया, आप एक्ट पे ही पूरी प्रोसेस को मांग रहे हो, तो कैसे मिलेगी प्रोसेस आपको। आगे बात समझ में। डिटेलिंग की वर्ब है इज़ को मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, देर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए इज़ को आपको डिटेलिंग की वर्ब बनाना होगा, देर इज़ नो डिटेलिंग। हेल्थ राइट एक्टिविस्ट की वर्ब है हैव पॉइंटेड आउट, इट की वर्ब है वुड बी, फंक्शन मतलब काम, और कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहे द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ऑल्सो क्लेम्ड टू बी एप्रीहेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरफेरेंस इन देयर फंक्शनिंग वंस द लॉ इज इन्फोर्स्ड। प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स ने यह भी दावा किया कि वो एप्रीहेंसिव हैं, उनको इस चीज़ को लेकर के डर है, एप्रीहेंशन है, और किसकी, सरकार की दखल अंदाजी की उनके कामकाज में, उनकी फंक्शनिंग में। और कब, एक बार जब लॉ इन्फोर्स हो जाएगा, एक बार जब कानून लगने लगेगा। तो इनको ये भी डर है ना, कि सरकार जो है हॉस्पिटल में आएगी, सरकारी बाबू जो है ऑफिसर्स, और कभी भी छानबीन करने लगेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स की वर्ब है क्लेम्ड, लॉ की वर्ब है इज इन्फोर्स्ड। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जिस चीज़ में एप्रीहेंशन हो, जिस चीज़ में आपको डर हो, है ना। आपके शक, डाउट्स, फियर्स, ये सभी के सभी आपके एप्रीहेंशन है, और अगर आप एप्रीहेंशन रखते हैं तो आप एक एप्रीहेंसिव पर्सन है। कह रहा है ironically all of them believe that healthcare is a right of the people, semicolon, only they believe that the state would have to be the sole provider। कह रहा है आयरोनिकली अगर देखा जाए, उपहास की बात यह है, हंसी की बात, मजे की बात, सभी के सभी डॉक्टर्स मानते हैं कि हेल्थ केयर जो है वो लोगों का अधिकार है, अच्छा इलाज मिलना लोगों का राइट है। कह रहे हैं लेकिन वो ये भी मानते हैं, ओनली दे बिलीव दैट, ये कि स्टेट जो है ना उसी को सोल प्रोवाइडर होना होगा, अकेले अकेले स्टेट की जिम्मेदारी है इस अधिकार की पूर्ति करने की। प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं इस अधिकार के जिम्मेदार नहीं है। ऑल की वर्ब है बिलीव, हेल्थ केयर की वर्ब है इज, दे की वर्ब है बिलीव, स्टेट की वर्ब है वुड हैव। सोल प्रोवाइडर मतलब अकेला अकेला आदमी, सोल जो कि प्रोवाइड करे किसी चीज़ को, है ना, सोल, ओनली है सोल प्रोवाइडर। सिंपल सेंटेंसेज है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। सेमीकोलन लगाया गया इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए। पहले सेंटेंस में हंसी की बात बताई, दूसरे सेंटेंस में ये बताया कि वो मानते क्या है उनके लिए, मतलब मानते तो हैं वो हेल्थ लोगों का अधिकार है, लेकिन वो कैसे अधिकार बनेगा ये भी बताया गया। दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। कह रहा है हाउएवर दिस इज स्कैर्सली द फर्स्ट सच एक्सपोजिशन ऑफ द राइट टू हेल्थ। कह रहा है हालांकि ये स्कैर्सली ही, ये हार्डली ही, ये बड़ी मुश्किल ही पहली ऐसी एक्सपोजिशन है, पहली ऐसी एक्सप्लेनेशन है राइट टू हेल्थ की।
इससे पहले भी राइट टू हेल्थ की बहुत सारी एक्सपोजिशन आ चुकी हैं, तो ये पहली बार नहीं है डॉक्टर अपने हिसाब से राइट टू हेल्थ को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने हिसाब से। दिस की वर्ब है इज, स्केर्सली का मतलब है हार्डली, बेयरली बड़ी मुश्किल से, एक्सपोजिशन आप देख चुके हैं, डिटेल्ड या सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। कह रहे हैं 1989 द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट एवरी इंजर्ड सिटीजन ब्रॉट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट should instantaneously be given medical aid to preserve life, and thereafter the procedural criminal law should be allowed to operate in order to avoid negligent death। कह रहा है 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हर चोटिल सिटीजन जो है, इंजर्ड जो आदमी है, जो लाया जाता है, ब्रॉड किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ब्रॉड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाला सिटीजन जो ब्रिंग किया जाता है, ब्रॉड V3 लगी हुई है ट्रीटमेंट के लिए, कह रहा है उसको शुड बी गिवन दिया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में। और क्या दिया जाना चाहिए पैसिव वॉइस में? शुड बी गिवन मेडिकल एड दिया जाना चाहिए, चिकित्सक का इलाज दिया जाना चाहिए, है ना। और ये दिया जाना चाहिए इंस्टेंटेनियसली, बिना किसी देरी के, स्पॉन्टेनियसली या इमीडिएटली, उसी इंस्टेंट में, उसी पल में, जैसे ही वो हॉस्पिटल में आया है। और क्यों? प्रिजर्व करने के लिए लाइफ को, उसकी जान को बचाने के लिए। एंड देयर आफ्टर, उसके बाद में प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ जो है उसको अलाउ किया जाना चाहिए, जो भी प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ का ऑपरेट करने के लिए। और क्यों? ये सब काम हो इस काम के, इस मकसद से, इन ऑर्डर टू, कि अवॉइड किया जाए नेग्लिजेंट डेथ को, अवॉइड किया जाए ऐसी डेथ को जो नेग्लिजेंस की वजह से होती है। आगे बात समझ में? तो कोई भी आदमी, चाहे किसी को गोली भी लगी हो, पहले डॉक्टर उसका इलाज करेगा, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करके बताएगा कि ऐसा आदमी मुझे मिला है जिसकी गोली लगी हुई है, फिर पुलिस उसकी क्रिमिनल जो है जाँच करवाएगी, वो बाद में होगा, नेक्स्ट डे, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, सिटीजन की वर्ब है शुड बी गिवन, इंस्टेंटेनियसली मतलब उसी इंस्टेंट में, उसी पल में, ये एडवर्ब है, सब्जेक्ट इस जो है वर्ब के लिए एडवर्ब आई है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा गया है ना, शुड प्लस में हेल्पिंग, प्लस में एडवर्ब, प्लस में मेन वर्ब पैसिव में। लॉ की वर्ब है शुड बी अलाउड, अगेन पैसिव वॉइस में, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस मकसद से, इस ऑब्जेक्टिव से, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, सो एज टू, विद अ व्यू टू, सबका मतलब एक ही है। लेकिन इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, सो एज टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है, इन ऑर्डर टू अवॉइड, है ना, सो एज टू, इन अ बिट टू अवॉइड। जब आप विद अ व्यू टू यूज़ करेंगे तब मीनिंग तो वही रहेगा, लेकिन बाद में लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यहाँ पे अगर विद अ व्यू टू लिखा होता तो अवॉइड की जगह पे अवॉइडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जरूर याद रखा करो इनको, है ना, और इन ऑर्डर टू वाला। चलिए, कोर्ट की वर्ब ऑब्जर्व, बाकी सब आपने देख लिया ना। कह रहा है जी हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड अ प्रोग्रेसिव आइडियल इनटू लॉ, Rajasthan now should strive to gain the trust of the doctors through demonstrable action। अब सरकार के लिए सलाह है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में, बदल देने के बाद में, एक प्रोग्रेसिव आइडियल को, एक विकासशील विचार को, और किस में बदल देने के बाद? इनटू लॉ, कानून के अंदर। तो एक अच्छे ख्याल को कानून में बदल देने के बाद, हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड अ प्रोग्रेसिव आइडियल इनटू लॉ, हुआ क्या? राजस्थान जो है ना, जिसने ये काम किया है, जिसने ये वाला काम किया है, अब इसको स्ट्राइव करना चाहिए, सीख करना चाहिए इस चीज़ को। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है गेन करना, पाना ट्रस्ट को, भरोसे को, राजस्थान के डॉक्टर्स को। और ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन के जरिए, ऐसा एक्शन जो डिमॉन्स्ट्रेबल हो, जो सबको दिखाई दे, जो क्लियर कट हो, है ना। तो कुछ करके दिखाए वहाँ की सरकार, कुछ ऐसा एक्शन ले जो डिमॉन्स्ट्रेबल हो, डॉक्टर्स को भी पता लगे कि सरकार चाहती है हम पे जो अपना ट्रस्ट जो है जमाना, है ना। इस तरीके से राजस्थान के लिए, सरकार के लिए एक छोटी सी सलाह है। सरकार जो राजस्थान है, इसकी वर्ब है शुड स्ट्राइव। स्ट्राइव, सीक, एस्पायर, सभी का मतलब होता है किसी काम को करने की कोशिश करना, है ना। अच्छा, और कुछ देखने वाला है नहीं। ये है परफेक्ट जो है पार्टिसिपल, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में सरकार को ये काम करना है, तो ये काम सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस में V3 से इसको बताया जाता है। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो इनकम्बेंट अपॉन द डॉक्टर्स टू राइज अबव द डिफरेंसेस। कह रहे ये भी इनकम्बेंट अपॉन है, इनकम्बेंट के बाद में ऑन या अपॉन मिल जाए मतलब आपकी जिम्मेदारी है। तो ये भी एक जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की कि वो अपने डिफरेंसेस से ऊपर उठें, आपसी मतभेदों से राइज अबव करें। एंड वर्क विद द गवर्नमेंट टू सेव ह्यूमन लाइफ्स, सरकार के साथ मिलकर काम करें ताकि इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा सके। तो डॉक्टर्स को भी यही सलाह है, आप भी अपनी जिद छोड़ के सरकार से कोऑपरेट करें। इट की वर्ब इज इनकम्बेंट, ऑन या अपॉन होना आपकी नेसेसरी ड्यूटी होना, है ना। चलिए, राइज अबव करना, किसी चीज़ से ऊपर उठना, किसी चीज़ को पीछे छोड़ के उससे आगे की सोचना। चलिए, ये रैपअप करेंगे सेशन को।
कैसा लगा ज़रूर से बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक और अगर शेयर्स नहीं दिए सेशन को तो ज़रूर से दे देना। जल्दी से अपना क्विज़ देख लो आज का। कह रहा है जी, इनमें से कौन से इश्यूज़ हैं जो डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा उठाए गए हैं इस एक्ट को अपोज करते हुए, राइट टू हेल्थ एक्ट का जो है विरोध करते हुए। तो इशू नंबर 1, इशू नंबर 2, इशू नंबर 3, या फिर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा इश्यूज़ भी हैं, ए और बी दोनों हैं, ए और सी दोनों हैं, या बी और सी दोनों हैं, उस केस में डी आपका आंसर बनेगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना रहा हूँ, अच्छे लेवल का, लेकिन ईजी है जिसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है। पहले में इनको ये इशू है कि सरकार इनके कामकाज में दखल अंदाजी करेगी। दूसरे में इनको ये इशू है कि कुछ बदमाश लोग एमरजेंसी केस का बहाना लेके मुफ्त में ट्रीटमेंट करवा के चले जाएंगे। तीसरा, इनको ये डर लग रहा है कि सरकार वक्त पे और पर्याप्त तौर पे इनके इलाज के खर्चे की भरपाई नहीं करेगी। तो एक से ज़्यादा है तो डी को आंसर बनाना नहीं, ठीक है। चलो, और लिख भी देना आंसर कौन कौन सा है, ए और बी या बी और सी। चलिए, थोड़ा सा मैंने जूम इन कर दिया। अब सेकंड पे आ जाओ। इनमें से राइट टू हेल्थ एक्ट की कौन कौन सी लिमिटेशंस आपको दिखाई दे रही हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि सिर्फ गाँवों में लगेगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि सिर्फ गरीबों पे लगेगा। तीसरी लिमिटेशन ये है कि सिर्फ इमरजेंसी केस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगी। और चौथी लिमिटेशन ये है कि कोई लिमिटेशन नहीं है। ढंग से आर्टिकल आपने पढ़ लिया तो एक लिमिटेशन आपको समझ में आ रही होगी, जो आर्टिकल पढ़ने से पता लगी होगी, उसको चूज़ करना है यहाँ पे। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से निकाल लेना, ठीक है। मेरे आंसर से अपना मैच कर लेना, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड हो गए। थर्ड में आपसे पूछा है वन वर्ड किसी चीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन को क्या बोलते हैं। बहुत ईजी है, 2-3 बार बता दिया आपको, तो 2-3 वर्ड्स बताए हैं मैंने, तो कोई भी एक वर्ड बता दोगे आंसर निकल आएगा। चौथे में सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, अगर कहीं पे एरर लगे तो एरर आपको मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट में। चलो और आगे देख लेना। इसके बाद में पांचवें में सिनोनिम पूछा है मिसगिविंग वर्ड का, तो क्या सिनोनिम है, ए बी सी, 3 ऑप्शन आपके पास हैं। और 6वें और 7वें में 2 फिलर्स आपको दिए गए हैं, सही वर्ड को आपको चूज़ करना है। 6वें में क्या लगाओगे भाई, स्ट्राइडेंट लगाओगे, स्ट्रिंजेंट लगाओगे, वेहेमेंटली लगाओगे, कैकोफोनी लगाओगे। जिस वर्ड की ज़रूरत हो, जिस टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच वाले वर्ड की ज़रूरत हो, उसी को यूज़ करना है। ऑपोजिशन एक नाउन है तो उसके हिसाब से सही वर्ड को चूज़ करना है। ऐसा ना हो नाउन के लिए आप एडवर्ब लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। चलिए, 7वें के अंदर आपको सही प्रेपोजिशन को चूज़ करना है सीक नाम की वर्ब के बाद। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आज मैंने करवाया नहीं, लेकिन ये सबको आता होगा, मुझे ऐसा भरोसा है। सीक नाम की वर्ब अपने बाद कौन सा प्रेपोजिशन फिक्स रखती है, तो 7वें में देखना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, पहले अपना दिमाग चलाओ, फिर मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मिलाओ। 8 और 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। साथ ही इसकी समरी दे सको 3 सेंटेंसेस में, तो भी लिखने की कोशिश करना इन इंग्लिश जो है अपनी समरी को। जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट